जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के बारे में। और दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2024 का प्रैक्टिस सेट है। और आज हम बात करने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में 2021 के पीवाईक्यू पेपर के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप कहीं पर भी अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पीवाईक्यू उसी में क्वेश्चन मिलता है। ठीक है। अब दोस्तों देखो, अगर आप यूपी पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, और मैं खास तौर पर यहाँ यूपी पीसीएस को ज़रूर मेंशन करूँगा, अगर आप यूपी पीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है कम से कम 8 से 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, आप किसी भी टॉपर से, किसी भी टीचर, किसी भी जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, जो बढ़िया तरीके से तैयारी करता होगा या जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ होगा, वो जरूर आपको ये बात बता देगा कि आपको 8 से 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन वो भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आसानी से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेंस का तो उसमें आपको लिखना ही होता है, मेन होता है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। तो आपको दोस्तों पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेंगे उसमें आपको पीवाई क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बाकी सब वही होता है। तो आज हम 21 के पेपर के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको हर एक चीज़ मालूम होगा कि सवाल कैसे पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सबके सवाल रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये पीवाईक्यू 2021 का तो मेरे किस काम। आप लोग पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। ठीक है। फिर चलिए ज़्यादा बात अब नहीं करेंगे। सवाल नंबर 1 है, इसमें पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरपुर नगर के निकट मांडी गांव में स्थित है। या खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंट प्राप्त हुए हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। तो आपको इतना चीज़ मालूम हो गया। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, सवाल पे ध्यान दो। आरओ और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, आरओ का प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स लगभग एक ही जैसा है। आपको कई सारे सवाल, मैं उसका भी प्रैक्टिस सेट पूरा करवाया था, उसका पीवाईक्यू करवाया था। और जो बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा होगा उसको मालूम होगा कि लगभग 50 से 60% पूरा सवाल एक जैसा ही रिपीट हो जाता है। तो आरओ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है। अब फिलहाल इस सवाल के उत्तर की बात करें तो देखिए क्या पूछा गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ये जान लो कि सही सुमेलित नहीं होगा बी वाला, यानी कि तीर्थंकर जो वाशु पूज्य जी हैं उनका निर्वाण स्थल जो है दोस्तों सम्मेद शिखर नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि वाशु पूज्य जो तीर्थंकर थे उनका निर्वाण स्थल क्या होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। तो उसका दोस्तों हो जाएगा चंपापुरी। क्या हो जाएगा, चंपापुरी। तब जब बी वाला सुमेलित नहीं तो इसका मतलब क्या समझे कि ए सी डी कहीं ना कहीं भाई सुमेलित ही होगा। तो कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऋषभनाथ तीर्थंकर का निर्वाण स्थल क्या था तो आपको मालूम होना चाहिए अष्टापद। इसी तरह नेमिनाथ का हो जाएगा ये वाला, महावीर का हो जाएगा ये, यानी कि पावापुरी। तो आपको एक सवाल दिया, यानी कि सवाल नंबर 2 में हमने एक सवाल पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं, लेकिन आपको 3 जवाब और मिल गए। तो ऐसे सवालों को अगर लगाओगे तो सिलेक्शन तय है। ऐसे ही सवाल लगाया जाता है। इसी तरह अब अगले एग्जाम में 2024 वाला ये पीसीएस में पूछ सकता है कि ऋषभनाथ जी का किससे संबंध, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है। आगे बात करते हैं। इससे पूछा गया सवाल नंबर 3 में कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सातवाहन के बारे में हम लोगों ने आरओ में बात किया विस्तार से। अब 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों पॉइंट, यानी कि सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ये भी सही है। दूसरा है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी बात सही है। ठीक है। थोड़ा सा विस्तार से बात कर लें तो मौर्य काल के पतन के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई। अब इससे क्या पता चला कि मौर्य काल के पतन के बाद। अब आपको एक सवाल तो ये पूछा गया, एक उत्तर और मिल गया कि मौर्य काल के बाद। तो ऐसे ही चीज़ों को सुनो, समझो। अगर आप एक काम क्या करो, कुछ मेरी बातें जो सही लगे, मतलब जो आपको सही लगे कि हाँ इसको नोट करना है तो नोट भी कर लिया करो। मौर्य काल के पतन के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इस वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। कभी ये पूछा जाए कि सातवाहन जो राज्य था, जो साम्राज्य था, उसमें ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस साम्राज्य को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है। सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोग पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, जो हम लोगों ने बात किया। सवाल नंबर 4 में एक तरफ सूची में दिया गया ग्रंथ, दूसरे तरफ दिया गया रचयिता, तो बताना है किससे क्या संबंध है। ठीक। तो पहला नाम आता है रागमाला ग्रंथ। तो रागमाला ग्रंथ के जो बेटा रचयिता हैं उनका नाम है पुंडरीक विट्ठल, 3 वाला। बी है रस कौमुदी,
इनका संबंध हो जाएगा श्रीकंठ यानी कि पॉइंट नंबर 4 से, ध्यान देना। बी का हो जाएगा 4 श्रीकंठ से। सी है राग विबोध, इनका संबंध हो जाएगा सोमनाथ यानी पॉइंट नंबर 1 से। डी है चतुर्डी प्रकाशिका, इसका संबंध हो जाएगा वेंकट रमन से, ठीक है। अब अगले सवाल में, मतलब इस अगले पेपर्स में, यानी कि 2024 वाला या 25 वाला, कभी भी इस पर ये भी पूछ सकता है अलग से। देखो इसमें तो ये पूछ लिया कि सुमेलित, लेकिन अब इसका एक अलग सवाल भी बन सकता है ना कि राग माला ग्रंथ के रचयिता कौन, तो आपको मालूम होना चाहिए सोमनाथ। ऐसे 3 और उत्तर आपको मिल चुके हैं, तो ऐसे ही सवालों को लिखा करो। अगर आप प्रीवियस सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये समझ लीजिए ना, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होना तय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं है। 5 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ का संबंध मालवा से नहीं, यानी कि ये एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ राज्य, तो जो शासक है मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, इनका संबंध मालवा से नहीं है, ठीक है। तो फिर इनका संबंध कहाँ से होगा, तो इनका संबंध है जौनपुर से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जौनपुर से, ना कि मालवा से। तो ये वाला सुमेलित नहीं हो, मतलब सुमेलित नहीं है। इसका मतलब ए बी सी, राणा हमीर जी का संबंध मेवाड़ से है, राणा चुंडा का संबंध मारवाड़ से है, मलिक राजा फारूकी का संबंध खानदेश से है। तो ये तो आसान है, ज़्यादातर बच्चे इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, ठीक। प्रश्न नंबर 6, एक पॉइंट पे लिखा है अभिकथन ए और दूसरे में दिया गया कारण आर। सेम सवाल आपको आर ओ में मिल जाएंगे, सेम सवाल, अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो। अब अभिकथन ए में है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण में है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। अब देखते हैं कौन सा पॉइंट सही है कौन सा नहीं, ठीक है। 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ए यानी कि ए और आर दोनों सही है, चलो ठीक है मान लेते हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है, यानी कि दोनों पॉइंट सही है, ए वाला भी सही है और आर भी सही है। और आर जो है यानी कि कारण जो है ए के बारे में सही व्याख्या भी करता है, यानी कि आर वाला पॉइंट ए के बारे में सही बात भी बताता है। अब आइए दोनों पॉइंट को एक साथ बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, जिसने लोधी वंश को उखाड़ कर फेंका था। इसने न केवल अपनी भूमि को सुरक्षित रखा बल्कि पूरे क्षेत्र का विस्तार भी किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैन्य राज्य था, ठीक है। सैन्य राज्य कह सकते हो या फिर सैनिक राज्य, ठीक। आगे बात करेंगे, मैं विस्तार से ज़्यादा समझा देता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। 10-15 सवालों में 17-18 मिनट का हो जाता है। 7वां सवाल, फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण इसका संकलन किया था, तो इसका संकलन किसने किया था। 7 का सही उत्तर हो जाएगा यानी अमीर हसन सिज्जी ने, ठीक है। थोड़ा सा कहिए तो उसके बारे में बात कर लिया जाए। तो जो ये वाली पुस्तक यानी कि फ़वाद नामक पुस्तक जो है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण, इसका संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया था। संकलक अमीर हसन सिज्जी फारसी भाषा के महान विद्वान थे, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की, ये चीज़ ध्यान देना, अदालत ए आला की स्थापना की। 8 का सही उत्तर हो जाएगा बी लाहौर। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता है अमृतसर लाहौर में कन्फ्यूज हो सकते हैं। ध्यान सुनना कि राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की, जिसमें जिला तथा प्रांतीय अदालतों की अपीलें सुनी गई। जिला और प्रांतीय, ध्यान देना। अपील का अंतिम न्यायालय स्वयं महाराजा थे। महाराजा रणजीत सिंह विभिन्न सिख गुटों को एक समूह साम्राज्य में एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 12 अप्रैल 1801 को पंजाब का महाराजा घोषित किया गया था, ठीक है। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि 4 विदेशी यात्रा है, मतलब यात्रा नहीं, माफ़ करिए, यात्राएं हैं, सॉरी यार, यात्रीगण है। अब कालक्रम अनुसार यानी पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, ऐसे आपको बताना है। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3। पहले 2 यानी कि पहले आए थे राल्फ फिच, ठीक है। तो ये कब आए थे राल्फ फिच, तो ये आए थे 1583, ठीक है। उसके बाद में कौन था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, विलियम हॉकिंस, ये आए थे 1608 में, यहाँ लिख देता हूँ 1608। फिर पॉइंट नंबर 4 है, 4 में कौन आया, निकोलस डाउंटन, ये आए थे 1613 में, लिख देता हूँ, ठीक। फिर 3 में क्या है, सर थॉमस रो, ये आए थे 1614 में, ठीक। कितना मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 में आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ध्यान देना क्या लिखा है, किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। अब 10 का सही उत्तर सॉरी माफ करिए 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है।
कभी भी अध्यक्षता नहीं की। तो इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा। आखिर आप लोग तो समझदार हैं, पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब बाल गंगाधर तिलक जी ने अगर अध्यक्षता कभी भी नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन लोगों ने कभी ना कभी तो किया ही होगा। तो कभी ये पूछ रहे कि कोई एक नाम बताइए, तो आपको कम से कम यहाँ पर इस वक्त 3 नाम तो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 3 नाम के बारे में तो पता होना चाहिए। फिलहाल प्रश्न नंबर 10 के बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग बात कर लें। तो ध्यान देना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, आपको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। पहले बम्बई या मुंबई, ठीक है, ठीक है। स्थापना के बाद से कई महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, किंतु बाल गंगाधर तिलक जी ने किसी भी सत्र की अध्यक्षता नहीं की। हालांकि 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल तो हो गए थे। अब ये कन्फ्यूज मत होना कि अध्यक्षता नहीं की इसका मतलब वो शामिल नहीं हुए थे कांग्रेस में, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, यानी कि 5 साल बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जबकि, ठीक है, इतना मालूम हो गया। अब चलो इसका उत्तर तो पता। अब आइए बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब कब अध्यक्षता कब किए थे, ये भी कभी पूछ ले। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने 1905 में किया था, बनारस अधिवेशन में, ठीक है। लाला लाजपत राय साहब ने किया था 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, और सुभाष चंद्र बोस साहब ने हरिपुरा 1938, ठीक है, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अब कितना आपको मालूम हो चुका, एक सवाल, सब सवाल नंबर 10 में कम से कम 5 से 6 सवाल आपको मालूम हो गए हैं, ठीक है। कि कब स्थापना हुई, ये कांग्रेस के मेंबर थे लेकिन नहीं बने, और ये लोग कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने, वो भी कब कब। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। यहाँ पर है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1961, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब क्या पूछा गया, वाईकोम सत्याग्रह, ठीक है, एक मिनट। 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दोनों सही है। यानी यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये चीज़ ध्यान देना। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है। अच्छा, वाईकोम नाम से आपको क्या लगता है ये भारत के कौन से पार्ट में इसका सत्याग्रह हुआ होगा? इतना तो फिक्स होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो नॉर्थ इंडिया का तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है ना। इतना दिमाग कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। अब आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। वाईकोम सत्याग्रह जो था 1924-1925 तक होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर, तो ध्यान सुना फिर से। वाईकोम सत्याग्रह अतड़कोर केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था। कहाँ पर, केरल, और कौन से स्थान पर, अतड़कोर, ठीक है। यह राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं था, ये चीज़ ध्यान देना। यह राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं था, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना। सवाल ऐसे पूछ लिया था कि यह हिस्सा था या नहीं, तो बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, क्योंकि 1920-25 का मामला है, तो सोचते होंगे कि उसी दौरान सब चल रहा था तो ये भी हिस्सा होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। इस विरोध का केंद्र वाईकोम महादेव मंदिर में था, जहां ऊंची जाति को अपने आसपास सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने की अनुमति थी, लेकिन अन्य को नहीं थी। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. केलपन तथा के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया था। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था तथा 1925 में इस क्षेत्र का दौरा किया था, ठीक है, इतना मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी सर विलियम्स जोन्स, ठीक है। तो सर विलियम्स जोन द्वारा जो था 1784 में, ध्यान देना 1784 कभी पूछ ले, डेट अक्सर पूछ लेता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई, जो सभी साहित्यिक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों के एक फव्वारे के रूप में कार्य करती थी। इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था, ठीक है। अब इतना मैंने बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ क्या पूछा गया, प्रारंभिक, यानी कि शुरुआत में कौन जो है सदस्य नहीं था, इसका मतलब दिमाग लगा लो कि बाद में कहीं ना कहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप जरूर देखा करो और पकड़ा करो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है। अब विस्तार से बात करेंगे। क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, सॉरी, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, हो जाएगा डी वाला, अंबिका चक्रवर्ती। इसका मतलब क्या हुआ कि छबिलाल दास, यशपाल और भगत सिंह जी, ये लोग प्रारंभिक सदस्य थे नौजवान सभा के। तो एक सवाल का उत्तर और मिल गया। अब ध्यान सुनना, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, यहाँ पर नाम नहीं कि मैं और बता देता हूँ कौन कौन शामिल था। भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, यशपाल और छबिलाल दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अधिक सार्वजनिक चेहरा था।
इस संगठन का अखिल भारतीय युवा संघ में विलय हो गया था। भगत सिंह ने इस सभा में महामंत्री थे, इस सभा के महामंत्री थे तथा भगवती चरण वोरा ने महासचिव का दायित्व संभाला। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। अंबिका चक्रवर्ती शस्त्रागार मामले के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा कम्युनिस्ट नेता थे। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी M.A. अंसारी, ठीक है। तो 17 मार्च 1924 को कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा यानी कि सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। अगला सवाल है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना 60 वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि वेब मिलर, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि धरसना 60 वर्कर्स सत्याग्रह क्या है। धरसना सत्याग्रह मई 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक विरोध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धरसना नमक कारखाने पर धावा बोल दिया, जहां उन्हें लाठियों से पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने किया था। तो इतना तो मालूम ही होना चाहिए आपको, ठीक है। ये किस चीज़ के पत्रकार थे, तो ये अमेरिका संबंधित थे और ये न्यू फ्रीमैन अखबार, ठीक है, वहाँ के ये वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया था। कौन से अखबार, न्यूज़पेपर, तो न्यू फ्रीमैन, ठीक है। 17 है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1901 में। अच्छा, तो किसने प्रकाशित किया, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1901 में पॉवर्टी इंडिया एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी ध्यान देना। ये 1985 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बने थे। 3 बार 1986, 93, यानी कि 1993, 1986, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। सवाल नंबर 18 है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। यानी कि पहले कौन फिर कौन, यानी कौन कौन सी घटना कालक्रम अनुसार हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट जाइए, थोड़ा तबीयत सही नहीं है भाई। पहला हो जाएगा उत्तर ये वाला हो जाएगा, यानी 3, 2, 1, 4, यानी पहला आएगा 3 वाला, यानी कि साइमन कमीशन का गठन। ये हुआ था नवंबर 1927 में, बोल दे रहा हूँ यहाँ सन लिख दे रहा हूँ, डेट मतलब मंथ बता दे रहा हूँ, नवंबर 1927। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, ये हुआ था अगस्त 1928। उसके बाद में क्या है, शारदा अधिनियम, ये था 28 सितंबर 1929, 28 सितंबर 1929, ठीक है। फिर आ जाते हैं दांडी मार्च, जो था 22 मार्च 1930, ठीक है, 22 मार्च 1930, यहाँ लिख देता हूँ, 1930 है, 22 मार्च 1930, ठीक। अब जैसा कि हम लोग हर वीडियो में अपने लास्ट में ये बताते हैं कि हम लोगों ने कितना सवाल किया, कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल आया। टोटल 18 सवाल किया गया, 18 का 18 ये हिस्ट्री से संबंधित थे, ठीक है। उसमें से दोस्तों 4 सवाल आया है आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से, ठीक है। 3 आया है आपका मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन, तो 4, 3, 7 हो गया, बचा 11 आया है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सवाल में कोई डाउट परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।